ये डू स्टार हिंदी पर आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 12 के हिंदी इलेक्टिव विषय में अंतरा भाग 2 पाठ्यपुस्तक से गद्य भाग के प्रथम पाठ प्रेम घन की छाया स्मृति के लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल का परिचय। इस पाठ का परिचय यानी प्रेम घन की छाया स्मृति, जो कि एक संस्मरणात्मक निबंध है, इसका परिचय, और साथ ही साथ जानेंगे इस संस्मरणात्मक निबंध के सार को। और यदि आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक पूरा का पूरा देख लेते हैं तो इस कक्षा में आप सारी बातों को सीख लेंगे कि इससे संबंधित जो प्रश्न पूछे जाएंगे उनका उत्तर आप कैसे दे सकते हैं। और आपको किताबों के पीछे बहुत ज़्यादा नहीं भागना होगा। मैं इसका दूसरा भाग प्रश्न उत्तर के साथ शीघ्र ही लाऊंगा, लेकिन आप इस वीडियो को पूरा देखें। और इस चैनल को सपोर्ट करने के लिए अगर आपने नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें, और वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। तो आइए हम लोग बढ़ते हैं इस चैप्टर की ओर। हमारे कक्षा 12 के हिंदी इलेक्टिव के विद्यार्थियों के लिए प्रेम घन की छाया स्मृति, जिसके लेखक हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो आइए हम लोग सबसे पहले प्राप्त करते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल का परिचय। लेखक के जीवन के बारे में जानेंगे, लेखक के कार्यों के बारे में जानेंगे, लेखक के साहित्यिक रचनाओं के बारे में जानेंगे, और लेखक के साहित्य की विशेषताओं के बारे में जानेंगे। तो आइए बढ़ते हैं हम लोग लेखक के परिचय की ओर। तो देखिए, लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल किसी परिचय के मोहताज नहीं है। हिंदी साहित्य की अगर बात होती है तो इस साहित्य आकाश में जो सितारे चमक रहे हैं उनमें बहुत ज़्यादा चमकीला अगर कोई सितारा है तो वह आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। इनका जन्म 1884 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के अगुना गांव में हुआ था। और इनकी शिक्षा जो है उसकी अगर हम बात करें तो आरंभिक शिक्षा इनकी उर्दू, अंग्रेजी और फारसी में हुई, मगर ये विधिवत जो है वह इंटरमीडिएट तक ही पढ़ पाए। बाद में स्वाध्याय से स्वयं अध्ययन करके संस्कृत, अंग्रेजी, बंगला, हिंदी इत्यादि के जो प्राचीन और आधुनिक साहित्य था उसका इन्होंने गहन और गंभीर अध्ययन किया, और ये उच्च कोटि के विद्वान बन गए। इनके कार्यों की अगर हम बात करें तो इन्होंने अध्यापन कार्य किया और संपादन कार्य किया। काशी हिंदू विश्वविद्यालय में हिंदी के प्राध्यापक रहे और हिंदी विभाग के अध्यक्ष पद पर यानी हिंदी विभागाध्यक्ष पद पर भी इन्होंने वहां कार्य किया। काशी नागरी प्रचारिणी सभा में ये हिंदी शब्द सागर के निर्माण कार्य में सहायक संपादक का कार्य करते थे, इन्होंने कार्य किया है। और उसी दौरान इन्होंने जो उसकी भूमिका लिखी थी वो हिंदी साहित्य के इतिहास के रूप में हिंदी साहित्य में अमर हो गया और हिंदी साहित्य का प्रथम व्यवस्थित इतिहास बना। तो इनकी रचनाओं की अगर हम बात करें तो हम पाते हैं कि इनकी बहुत सारी रचनाएं हैं, लेकिन सारी रचनाएं कुछ संकलनों में संकलित हैं। तो मुख्य रूप से हम इसे देख सकते हैं। इनके निबंध देखिए, सारे निबंध जो हैं वे चिंतामणि में संकलित हैं। तो इस प्रकार से सबसे पहले इनकी रचना, अगर रामचंद्र शुक्ल जी की बात आती है तो सबसे पहले इनकी रचना हिंदी साहित्य के इतिहास की चर्चा होनी जरूरी है। तो हम इनकी रचनाओं को जब जानेंगे तो उसमें सबसे पहला हिंदी साहित्य का इतिहास, दूसरा रसमीमांसा, जायसी ग्रंथावली, चिंतामणि और भ्रमर गीत सार, इसके अलावा भी इनकी कई रचनाएं हैं, लेकिन ये प्रमुख रचनाएं हैं जिसे आप याद कर लें ताकि परीक्षा में लिखते समय आप इनको लिख सकें। अब हम इनके साहित्य की विशेषताओं की ओर बढ़ते हैं, यानी पंडित रामचंद्र शुक्ल के साहित्य की जो साहित्यिक विशेषताएं हैं हम इनकी बात करते हैं। तो देखिए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य को सम्यक ढंग से व्यवस्थित किया, और मैंने अभी बताया कि हिंदी साहित्य का व्यवस्थित इतिहास आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने ही सबसे पहली बार लिखा था।
हिंदी आलोचना और निबंध के क्षेत्र में इन्होंने नई अवधारणाओं को लेकर एक नया स्वरूप साहित्य को प्रदान किया और इसीलिए इनके नाम पर आलोचना और निबंध का वह युग ही प्रारंभ होता है। उस युग का नाम ही इनके नाम पर रखा गया है, शुक्ल युग। तो हम अगर इनके देखें तो इन्होंने आलोचनात्मक, भावनात्मक और मनोविकार संबंधी निबंधों को लिखा। मन में जो भावनाएं उठती हैं इस पर इन्होंने निबंधों को लिखा और बहुत सुंदर निबंध लिखे। इन्होंने संपादन कार्य किया और कई रचनाओं का अनुवाद भी किया। अब हम शुक्ल जी की भाषा शैली को देखते हैं, क्योंकि रचनाकार या साहित्यकार की अपनी भाषा शैली होती है जिसका प्रयोग वह अपनी रचनाओं में करते हैं। तो शुक्ल जी की जो भाषा शैली है, उनकी गद्य शैली विवेचनात्मक है। उन्होंने तत्सम और उर्दू शब्दों का सहज और सरल प्रयोग किया है। कहीं भी भारीपन नहीं आता या कहीं भी ऐसा नहीं प्रतीत होता कि इन शब्दों को जबरदस्ती उसमें समाहित किया गया है। विचार प्रधान, सार गर्भित, तर्क योजना इनकी भाषा की विशेषता है। तो इनकी रचनाओं में विचारों की प्रधानता है और सारगर्भित तर्क योजना है। इनकी भाषा भावों और विचारों के अनुरूप ढली हुई प्रांजल भाषा प्रतीत होती है। जैसे भावों को ये रखना चाहते हैं और जैसे विचारों को प्रस्तुत करना चाहते हैं, इनकी भाषा उसी प्रकार से ऐसा लगता है कि ढली हुई हो। तो बहुत ही सुंदर भाषा इनकी है, बहुत उच्च स्तर की भाषा रामचंद्र शुक्ल जी की रचनाओं में हमें देखने को मिलता है। काशी हिंदू विश्वविद्यालय में हिंदी के विभाग के अध्यक्ष के रूप में कार्य करते हुए ही 1941 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई। तो ये था आचार्य रामचंद्र शुक्ल का परिचय, लेखक परिचय। अब हम आज के इस पाठ पर आते हैं जो है प्रेमघन की छाया स्मृति। तो आपने जाना कि लेखक हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। अब इस विधा का हम थोड़ा परिचय प्राप्त कर लें तो देखिए, ये एक संस्मरणात्मक निबंध है, अर्थात स्मृति के आधार पर लिखा गया निबंध। हम किसी के साथ अपना समय व्यतीत करते हैं, किन्हीं के साथ कुछ समय व्यतीत करने का मौका मिलता है, तो हम अगर उन क्षणों को याद करते हैं, उस व्यक्तित्व को याद करते हैं और लेखन का कार्य करते हैं, तो इसे संस्मरण कहते हैं। और यहाँ लेखक ने संस्मरणात्मक निबंध लिखा है, अर्थात स्मृति के आधार पर निबंध लिखने का कार्य किया है। साथ ही साथ इसमें उन्होंने भारतेंदु हरिश्चंद्र और भारतेंदु मंडल के जो अन्य रचनाकार थे, उनके प्रति जो लगाव था, विशेष करके प्रेमघन के प्रति, और प्रेमघन का जो व्यक्तित्व है उसका चित्रण उन्होंने इस रचना में किया है। तो ये प्रेमघन है भारतेंदु मंडल के एक रचनाकार बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। देखिए, इस रचना की मूल संवेदना की अगर हम बात करें तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन के आंतरिक एवं बाह्य व्यक्तित्व का एक ऐसा रेखा चित्रात्मक संस्मरण प्रस्तुत करते हैं जिससे पाठकों के मनोमस्तिष्क पर, जो आप इसे पढ़ेंगे तो आपके मनोमस्तिष्क पर प्रेमघन की छवि जो है, उनका व्यवहार है, उनका जो रहन सहन है, उनका जो खान पान है, उनकी अभिरुचियां हैं, उनका जो पहनावा है, उनकी बातचीत की जो शैली है, उनका चाल ढाल, उनकी विनोद प्रियता, कैसे लोगों से वो हंसी मजाक करते हैं, तथा हिंदी भाषा के प्रति जो उनके विचार हैं, इन सारी चीज़ों को आचार्य शुक्ल ने इसमें रखा है। और इसलिए पाठकों के मन पर उसका सजीव चित्र जो है वो अंकित हो जाता है। तो हम लोग अब पाठ के सारांश को देखते हैं। देखिए, इस पाठ को अगर आप पढ़ेंगे
तो आप पाएंगे कि इसे हम कुछ भागों में विभक्त करके इसका अध्ययन कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, और इससे आसानी होगी इसे समझने में। तो मैं इसे विभिन्न भागों में रख करके विभक्त करते हुए इस पाठ को आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। इसके बाद अगर आप एक बार इसको पढ़ लेंगे तो निश्चित तौर पे सारी बातें समझ में आ जाएंगी, और हम लोग अगले भाग में इसके प्रश्न उत्तर के साथ अगली वीडियो में मिलेंगे, जिसमें इस अध्याय से पूछे गए प्रश्नों के उत्तर बताए जाएंगे। लेकिन उससे पहले समझना जरूरी है इस पाठ को। तो आइए हम लोग पाठ के सारांश को या पाठ के सार को देखें विभिन्न भागों में। तो देखिए, पहला जो बिंदु है इसमें, यह है शुक्ल जी के बचपन का साहित्यिक वातावरण। इसके संबंध में इस रचना में लिखा गया है। तो शुक्ल जी को बचपन से घर में साहित्यिक वातावरण मिला, क्योंकि उनके पिता जो थे वे फारसी भाषा के अच्छे ज्ञाता थे और पुरानी हिंदी कविता के प्रेमी थे। वो खुद लिखते हैं रामचंद्र शुक्ल जी प्रारंभ में ही। और उनके पिताजी जो थे वे प्रायः रात्रि में घर के सभी सदस्यों को एकत्रित करते थे और रामचरितमानस और रामचंद्रिका को पढ़कर सुनाया करते थे। रामचरितमानस तुलसीदास जी की रचना है और रामचंद्रिका केशवदास जी की रचना है। तो इन दोनों को पढ़ करके सुनाते थे। भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाटक उन्हें अत्यंत प्रिय थे, और चूंकि बचपने के कारण, बचपन में रामचंद्र शुक्ल जब छोटे थे तो उनको लगता था कि जो सत्य हरिश्चंद्र नाटक है और उस नाटक के नायक राजा हरिश्चंद्र जो हैं और भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं, ये दोनों एक ही हैं, इसमें वे अंतर नहीं कर पाते थे। तो उनको लगता था कि शुक्ल जी को लगता था कि सत्य हरिश्चंद्र नाटक के नायक और राजा हरिश्चंद्र, नायक राजा हरिश्चंद्र और भारतेंदु हरिश्चंद्र, इनमें कोई अंतर नहीं है। इसके बाद हम देखते हैं कि इसमें वे चौधरी प्रेमघन के प्रथम दर्शन के बारे में भी लिखते हैं। लेखक कहते हैं कि पिता की बदली जब मिर्जापुर में हो गई तो अपने घर से प्रेमघन के घर की निकटता रहने के कारण शुक्ल जी को जो उनकी मित्र मंडली थी उनके साथ उनके प्रथम दर्शन करने का अवसर मिला, और उस समय उनका वो प्रथम चित्रण करते हैं। वो कहते हैं कि लता प्रतान के बीच वे मूर्तिवत खड़े थे और कंधों पर बाल बिखेरे, और उनका एक हाथ बरामदे के खंभे पर था। आपकी पाठ्य पुस्तक में एक चित्र भी दिया गया है, एक चित्र बना हुआ है, आप उसको देख सकते हैं इस संदर्भ में। शुक्ल जी अपनी इस रचना में अपनी साहित्य के प्रति बढ़ती रुचि को भी प्रस्तुत करते हैं। यानी शुक्ल की जो साहित्य के प्रति बढ़ती हुई रुचि थी वह भी यहाँ बताई गई है। इसमें किसका उनको मार्गदर्शन मिला, किनसे प्रेरणा मिली, ये सारी बातें इसमें मिलती हैं। तो वे कहते हैं कि पंडित केदारनाथ के पुस्तकालय से वे पुस्तकें ला करके पढ़ते थे, और वह पढ़ते पढ़ते शुक्ल जी की रुचि जो है वह हिंदी के नए और आधुनिक साहित्य के प्रति बढ़ गई, और उनकी गहरी मित्रता जो है वो केदारनाथ जी से भी हो गई। अब अपनी युवावस्था तक आते आते शुक्ल जी को समवयस्क हिंदी प्रेमी लेखकों की मंडली, यानी उन्हीं के उम्र के जो हिंदी प्रेमी लेखक थे उनकी मंडली भी मिल गई। जहाँ शुक्ल जी रहते थे वह जो क्षेत्र था वह उर्दू भाषी वकीलों और मुख्तारों आदि की बस्ती थी। वहाँ उर्दू भाषी लोग ज़्यादा रहते थे, चूँकि कोर्ट वगैरह में काम करने वाले लोग रहते थे और वहाँ कोर्ट वगैरह में उर्दू भाषा चलती थी ज़्यादा। तो इसके कारण वहाँ जो लोग रहते थे वे उर्दू भाषी थे, वकील और मुख्तार थे। लेखक अपनी मित्र मंडली के हाथ जब भी कोई बातचीत करते तो उस बातचीत में निस्संदेह शब्द का बहुत बार प्रयोग होता। तो इस पाठ में निस्संदेह शब्द का प्रयोग विशेष तौर पे किया गया है, क्योंकि निस्संदेह एक हिंदी का शब्द है, और वहाँ रहने वाले जो लोग थे, जो उर्दू भाषी लोग थे, उन्होंने इसको बार बार इन शब्दों को सुन करके लेखक की जो मंडली थी, लेखक का जो ग्रुप था, समूह था, उसका नाम इन्होंने रख दिया निस्संदेह मंडली। इसके बाद इस रचना में चौधरी प्रेमघन की व्यक्तिगत विशेषता को भी लेखक बताते हैं। लेखक बताते हैं उनके व्यक्तित्व के बारे में, और बताते हैं कि प्रेमघन जी यानी बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन जी को खासा हिंदुस्तानी रईस के रूप में उन्होंने देखा है। तो वे बताते हैं कि वे रईस थे, हिंदुस्तानी रईस जिसे हम कह सकते हैं।
और उनकी हर बात में तबीयतदारी टपकती थी, उनकी रईसी दिखाई पड़ती थी। बसंत पंचमी, होली आदि त्योहारों पर उनके घर में खूब नाच रंग और उत्सव हुआ करते थे। उनकी बातें विलक्षण वक्रता लिए रहती थी। विलक्षण वक्रता यानी व्यंग्यात्मकता। चौधरी साहब प्रायः लोगों को बनाया करते थे, मतलब दूसरों का उल्लू बनाया करते थे, दूसरों को बेवकूफ़ बनाया करते थे। वे प्रसिद्ध कवि होने के साथ साथ भाषा के विद्वान भी थे। तो इस प्रकार से शुक्ल जी ने प्रेमघन के व्यक्तित्व का पूर्णतया चित्रण किया है, उनके रहन सहन का, उनके आचार विचार का, बात व्यवहार का, उनके साहित्यिक प्रेम का। तो इस तरह से आपने देखा कि किस प्रकार से इस संस्मरणात्मक निबंध में शुक्ल जी ने बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, जो भारतेंदु मंडल के एक सदस्य थे और एक प्रसिद्ध रचनाकार थे, उनके साथ अपने संस्मरणों को जीवित करते हुए साहित्य के प्रति अपनी अभिरुचि और साहित्य में प्रारंभ से ही अपनी जो गतिशीलता थी उसको प्रस्तुत करने का कार्य किया है। तो अगले वीडियो में हम लोग मिलेंगे इस पाठ के प्रश्नोत्तर के साथ, और आप इस पाठ को एक बार पढ़ लें ताकि प्रश्नों के उत्तर देने में सहूलियत हो, और मेरे इस वीडियो को देखने के बाद जब आप पढ़ेंगे तो आपको समझने में बहुत आसानी होगी। तो चलिए मिलते हैं फिर अगली कक्षा में। धन्यवाद।